तो अब हम हमारा जो लेक्चर 4 है सीरीज 3 का वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं बेसिकली, तो हम जो भी बालकों में होने वाले जो भी आमय है या जो भी व्याधि है, ठीक है, हमने दंतोद्भेद जन्य व्याधि देखे, नाभि के रोग देखे, ठीक है, प्रसवोत्तर व्याधि के अंदर। अभी हम बालकों में उत्पन्न होने वाले अन्य विविध व्याधि वो क्या क्या है उसका अभ्यास करेंगे, और उस पे एमसीक्यूज कैसे आते हैं वो सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है शिरालसक। अभी ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको नाभि कुंडल ये सब बताया था कि इसमें जब एक ही कोई तो ग्रंथकार वो मेंशन कर रहा रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था, अगर आपको याद है तो, कि वो रसरत्न समुच्चय ने ही सिर्फ बताया है, तो वो व्याधि इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे शिरालसक ये जो व्याधि है ना, तो ये इसका वर्णन जो हमें मिलता है वो हमें अष्टांग संग्रह और हृदय, यानी बेसिकली आप अगर इसको समराइज करोगे तो वाग्भट। ठीक है, दोनों ने उत्तर तंत्र में बताया है आपको, बालामय प्रतिषेध नामक अष्टांग हृदय में उनका अध्याय है, जो सेकंड अध्याय है, उसमें आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो न लसति व्याप्रियते, ऐसा उन्होंने इसका वर्णन किया है। न लसति व्याप्रियते, ये किसका वर्णन किया है, तो ये उन्होंने अः क्षीरालसक इस व्याधि का वर्णन उन्होंने किया है। अभी आपको नाम से ही कुछ थोड़ा बहुत चीजें जो है वो आपको क्षीर से संबंध कुछ तो है और बालकों में है ये पता चल रहा है। तो इम्पोर्टेंट सबसे पॉइंट ये है कि ये स्तन्य दुष्टिजन्य व्याधि है। ठीक है, ये एक स्तन्य दुष्टिजन्य व्याधि है। ये आपको भूलना है क्या, तो ये आपको नहीं भूलना है। तो ये व्याधि जो है वो बेसिकली स्तन्य दुष्टिजन्य व्याधि के अंदर उन्होंने इसका वर्णन किया है। ये नंबर 1 का पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। फिर वाग्भट में इसका वर्णन आया है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। और न लसति व्याप्रियते, ये किसके बारे में कहा है, तो एक शिरालसक के बारे में कहा है। अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है कि धात्री द्वारा जब त्रिदोष प्रकोपक हेतु सेवन होता है, यानी इसमें दोष का जो बेसिकली दोष की इन्वॉल्वमेंट है वो कौन से है, तो वो त्रिदोष है। दोषों की जो इम्पोर्टेंट दोषों का जो इसमें वर्णन है, तो वो क्या है, तो वो बेसिकली आपको याद में रखना है कि त्रिदोष प्रकोपक जो हेतु है वो इसमें महत्वपूर्ण है। तो ये त्रिदोष प्रकोपक हेतु सेवन की वजह से बेसिकली धात्री का जो क्षीर है वो दुष्ट होता है। यहाँ पे उन्होंने आपको संप्राप्ति दी है क्या दी है कि धात्री के शरीर में त्रिदोष प्रकोप होने पर, यानी ऐसे हेतु सेवन करने पर, ये प्रकोपित दोष किधर जाते हैं, तो वक्षस्थान में जाकर क्षीर, वह जो सिराएं हैं रसायनी यानी सीरा, उनको में प्रवेश करके क्षीर को दुष्ट करते हैं। और ऐसा क्षीर, ऐसा दुष्ट क्षीर जब बालक के द्वारा उसका पान किया जाता है तो बालक में कौन सा व्याधि निर्माण होता है, तो बालक में क्षीरालसक नामक जो व्याधि है ये डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। तो त्रिदोष प्रकोप इंपॉर्टेंट है, स्तन्य दुष्टिजन्य है ये इंपॉर्टेंट है, और स्तन्य वह बेसिकली वो जो सीराएं होती है उसकी दुष्टि इसमें आपको दिखाई देती है। अभी हम उसका मेन जो सूत्र है वो देखेंगे, और उसमें ना आपको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला ही है स्तन्य त्रिदोष मलिने, यानी त्रिदोष से दुष्ट हुआ स्तन्य, इसको स्टार मार्क कर लो। कैसा होता है, दुर्गंधि आम जलोपमम, दुर्गंधि आमम जलोपमम, इसको स्टार मार्क कर लो, ये पूछा जाता है। दुर्गंधि आमम जलोपमम, ये आपको पूछा जाता है क्या पॉइंट, तो ये पॉइंट आपको पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको आप क्या कर लो, तो इसको आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पहले हम पूरा सूत्र देखते हैं। विबद्धम अच्छे अच्छम विच्छिन्नम फेनिलम च उपवेश्यते, शकृत
नाना व्यथा वर्णम, मूत्रम पीतम शीतम घनम। अभी यहाँ पे ना आपको जो चीजें देखनी है या वो क्या क्या है, तो दुर्गंधि आमम जो पॉइंट था वो हमने देख लिया। अभी शक्रुत के बारे में ये सारी चीजें उन्होंने हमें बताई है, ठीक है। तो शक्रुत के बारे में जब वो ये चीज हमें बता रहे हैं ना, तो हमें उसका वर्ण कैसा है ये सारी चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी। ओके। तो यहाँ पे आप पहले देख लो कि उन्होंने आपको क्या कहा है कि बेसिकली शिशु क्या करता है, तो त्रिदोष से दुष्ट दुग्ध का पान करता है, उसकी वजह से उसको पुरीश कैसा होता है। तो आपको ये ध्यान में ले लो, ये समझ के ले लो कि ये जो सारा वर्णन आया है ना, ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको शकृत करो, ये आपको शकृत के बारे में आया है। यानी शकृत इन नाना वर्ण व्यथा का होता है, कैसा होता है, तो उन्होंने कहा है दुर्गंधी। मतलब आपको बालक में शिरालसक ये व्याधि हुआ है, ये आप समझोगे कैसे, तो पहले शक्रुत का वर्णन है। शक्रुत का क्या क्या है, तो दुर्गंधि, आम, जल, उसके बाद कैसा है विबद्ध यानी गति में ये होना, ऑब्स्ट्रक्शन, अच्छम, विच्छिन्नम, फेनिल, ये आपको शक्रुत के बारे में बताया है। मूत्र कैसा, पीत, शीत और घन। तो ऐसा कौन सा व्याधि है कि जिसमें आपको पुरुष और मूत्र बालक में दोनों के बारे में वर्णन किया है, दोनों के लक्षणों के बारे में, तो वो है क्षीरालसक। ये आप अच्छे से याद में रखो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ज्वर, अरोचक, ज्वर, अरोचक, त्रुट, छर्दी, शुष्क उद्गार, और क्या है बीजरूम्बिका। तो इसको डबल स्टार मार्क कर लो। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो ऐसा कौन सा नाभि रोग का वर्णन है, बेसिकली ऐसा कौन सा नाभि रोग है जो शिरालसक व्याधि के वजह से होता है, यानी क्षीरालकसी की वजह से कौन सा व्याधि रोग निर्माण होता है। जैसे दंतोद्भेद जन्य, यानी दंतोद्भेद की वजह से कौन सा नेत्र रोग हो रहा था, तो तीन थे, पोथकी, अभिषंद और कुकुणक। कुकुणक ये अष्टांग संग्रहकारों ने बताया था, और अभिषंद और पोथकी दोनों ने बताए थे। वैसे यहाँ पे नाभि रोग है कि बीजरूम्भिका नामक जो नाभि रोग है वो शिरालसक की वजह से निर्माण होता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ज्वर, अरोचक, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अंग भंग और अंग विक्षेप, अंग भंग और अंग विक्षेप, पूजन, वेपथु और भ्रम, घ्राण, अक्षि, मुख पाकाद्या, जायन्ते, अन्य अपि तम गदम। अभी इसको डबल स्टार है, क्या है, घ्राण, अक्षि और मुख पाक, क्या है, घ्राण, अक्षि और मुखपा। यानी पाक किधर दिखाई देता है, तो घ्राण, अक्षि और मुख में दिखाई देता है। नाभि रोग कौन सा होता है, ग्रीवी जृंभिका। अंग भंग और अंग विक्षेप, शक्रुत में क्या है, दुर्गंधियाम जलोपम और मूत्र, दोनों के बारे में वर्णन क्षीरालसक। दोष के तौर पे क्या है, त्रिदोष, और ये स्तन्य की दृष्टि के वजह से निर्माण होने वाला व्याधि है। आगे क्या कहा है, क्षीरालसकम इति आहु, अत्ययम क्या है, च अति दारुणम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति दारुण, ये करेक्शंस कर लो, अति दारुण व्याधि इसको बताया है। तो ये जो वर्णन था ये हमें किसके बारे में देखने को मिला, तो ये हमें क्षीरालसक के बारे में देखने के लिए मिला, ठीक है। अभी इसकी चिकित्सा के तौर पर उन्होंने हमें क्या कहा है, तत्र आशु धात्री बालम च वमन देने के लिए कहा है। यानी बालक और धात्री को दोनों को क्या कहा है, वमन करने के लिए उन्होंने कहा है। तो ऐसा कौन सा व्याधि है जिसमें धात्री को और बालक को वमन का निर्देश किया है, तो क्षीरालसक। क्षीरालसक की चिकित्सा क्या है, अगर ये सूत्र दिया, तत्र आशु धात्री बालम च वमन वमनेन उपपादये, तो आप क्या बोलोगे, तो ये बेसिकली क्षीरालसक का इस व्याधि का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में लेना है। उसके बाद उन्होंने आपको क्या कहा है, कोष्ठ शुद्धि पश्चात वचादि गण कहा है।
निषादी गण कहा है, और धात्री, इनको आपको शिशु को पिलाने के मतलब शिशु को पिलाने के लिए कहा है। उसके बाद कुछ द्रव्य कहे हैं, क्या है, माद्री, माद्री यहाँ यानी यहाँ पे अतिविषा का लिया जाता है। फिर पाठा है, तिक्ता यानी कुटकी, कुष्ठ, इनका क्वाथ पिलाने के लिए कहा है। और आगे क्या कहा है, पाठा, शुंठी, अमृता, मुर्वा, ये जो सारे द्रव्य है, ये सारे द्रव्य स्तन्य दोष हर निर्हरणार्थ देने के लिए आपको कहे हैं। ठीक है, कौन से कोष्ठ शुद्धि के पश्चात, गण कौन सा है, तो वचादि निषादी, और धात्री का क्वाथ धात्री के लिए कहा है। फिर माद्री यानी क्या, अतिविषा, पाठा, तिक्ता, इनका क्वाथ, और पाठा, शुंठी, अमृता, ये स्तन्य दोष निबर्हण यानी स्तन्य दोष के लिए आपको कहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमने देखा वो किसके लिए देखा, वो क्षीरालसक, इस व्याधि के लिए हमने देखा। अभी आगे का जो व्याधि है हमारा वो कौन सा है, वो है कुकुणक। कुकुणक आपको सुश्रुत, अष्टांग, काश्यप, ये हर जगह पे देखने के लिए मिल जाता है। इसका क्या कहा है, स्तन्य प्रकोपक, कफ, मारुत, पित्त, रक्त, बाल, अक्षिवर्तम भव, एव कुकुणक। कहाँ पे है, तो अक्षिवर्तम, इसको स्टार मार्क कर लो। कहाँ पे है, तो अक्षिवर्तम में है। इसको स्तन्य प्रकोपक हेतु, और दोष क्या है, तो सभी है, वात, पित्त, कफ, रक्त। लेकिन स्तन्य प्रकोपक हेतु ये किसने कहा है, ये सुश्रुत ने कहा है। और इसको दंत उत्पत्ति निमित्त जो किसने कहा है, तो ये अष्टांग में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, दंत उत्पत्ति निमित्त जो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, वाग्भट में, तो ये आपको वाग्भट में देखने के लिए। और सुश्रुत ने स्तन्य प्रकोपक, कफ, पित्त, वात, पित्त, कफ, रक्त, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले ही बोला है, अक्षिवर्तम, अक्षिवर्तम का जो व्याधि है। तो अभी देखो, सुश्रुत के अनुसार ये दुष्ट स्तन्यपान जनित व्याधि है, दोषों का संगठन त्रिदोष प्लस रक्त है। और वाग्भट के अनुसार ये दंत उत्पत्ति काल में होने वाला नेत्रवर्तमगत व्याधि है। बाकियों ने भी इसमें क्या कहा है, तो रावण, कुमार तंत्र, इन्होंने क्षीर दोष के कारण कहा हुआ है। सर सिर्फ वाग्भट है जिसने इसको दंतोद्भेदजन्य में रखा है। काश्यप में कुकुणक में क्या क्या बोला है, तो बेसिकली मधुर रस के अति सेवन की वजह से, उसके बाद लवण, अम्ल, पिष्टमय पदार्थ, ये सारे आप एक बार रीड कर लो। अभी यहाँ पे आपको ये याद रखना है, भुक्त्वा भुक्त्वा दिवाशेते विसंज्ञाच विबुद्धते, यानी क्या है बेसिकली, तो दिवास्वाप, विसंज्ञता, उपरोक्त ये सब कारणों की वजह से स्तन्य दुष्ट होता है। और वह दुष्ट स्तन्य का पान अगर बालक करता है तो वो कुकुणक से ग्रस्त हो जाता है। अभी सबने इसमें क्या कहा, तो वात, पित्त, कफ, रक्त, चारों दोष कहे, यानी तीन दोष और रक्त, चारों को इंक्लूड किया है, चारों भावों को इंक्लूड किया है। लेकिन काश्यप ने सिर्फ कफ रक्त कहा है। काश्यप ने क्या कहा है, तो काश्यप ने आपको सिर्फ और सिर्फ कफ रक्त कहा है, और उसको श्लेष्म लोहित संभव कहा है। तो ये काश्यप का भेद है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये व्याधि कब देखने के लिए मिलता है, तो क्षीराद और क्षीरन्नाद अवस्था में बालक में कुकुणक देखने के लिए मिलता है, इसको स्टार मार्क कर लो। तो बालक की अवस्था पूछी तो क्षीराद और क्षीरन्नाद, काश्यप का दोष संगठन कफ रक्त, बाकियों का वात, पित्त, कफ रक्त, सबने इसे दुष्ट स्तन्य जन्य माना है। सिर्फ वाग्भट ने इसे क्या कहा है, याद करो ना, दंतोद्भव कालीन व्याधि में वाग्भट ने इसे रखा है। और ये किसका व्याधि है, तो नेत्र वर्तम का व्याधि है, यानी जो हमें लाशस होते हैं और जो उसके जो आगे का जो पार्ट होता है, उसे वर्तम, नेत्र वर्तम जो कहते हैं, उसका ये व्याधि है। अभी कुकुणक के लक्षण आपको यहाँ पे दिए हैं, जो हमें अच्छे से देखने हैं। उसमें क्या कहा है, शून, शोथ, ताम्र, नेत्र, वर्तम, शूल, वीक्षण, अक्षमाहा, कर्ण, नासा, अक्षी, मर्दन। अभी जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आप डबल स्टार करो, कर्ण, नासा, अक्षी, मर्दन।
ये आपको पॉइंट देके वो लोग पूछते हैं कि ये कौन से व्याधि का लक्षण है, तो ये कुकुणक का है। कर्ण, नासा और अक्षी मर्दन। और नासा, आ, यहाँ पे हमने क्षीरालसक में एक पॉइंट देखा था, घ्राण अक्षी मुखपाक। तो घ्राण अक्षी मुखपाक ये लक्षण आया तो ये क्षीरालस का है। और कर्ण से अगर आया तो मर्दन का पॉइंट, तो ये क्या है, तो ये कुकुणक का है। और वीक्षण अक्षम, यानी देखने में अक्षम होना, ये इसका कुकुणक का कहा है। यहाँ पे सेम, नेत्र अतिकंडु अक्षिकूट ललाट नासा प्रदेश में मर्दन करते हुए रहना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डबल स्टार करो। सूर्य प्रभाम न सहते, यानी सूर्य प्रकाश सहन नहीं होता है। और स्रवती प्रबद्धम, यानी पूरे अश्रुस्राव निरंतर होते रहना, ये क्या कहा है, तो ये कुकुणक का लक्षण है। उसको ही काश्यप ने देखो, अभीक्षणम अस्त्रम स्रवते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न चक्षिवती दुर्मनाहा, यानी छींक का न आना। और ये हमें पता है, कर्णनासा अक्षिमर्दन। प्रकाश, सूर्य प्रकाश, काश्यप ने बेसिकली सभी को इंक्लूड किया है यहाँ पे। तो सूर्य प्रकाश का सहन न होना, ये किसके लिए पॉइंट आया है, तो ये आपको कुकुणक के लिए आया है, ये ध्यान में लेना है। तो अभीक्षम अस्त्रम स्रवते, न चक्षुवती दुर्मनाः, नासिका कर्णनासाक्षी मर्दन, सूर्य प्रकाश न सहते। और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जो था वो वीक्षण अक्षमाः, यानी दृष्टि में भी, यानी दिखाई भी न देना। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में ले लो। इसकी चिकित्सा में ना, वमन सर्वरोगेशु विशेषेण कुकुण कहा, यानी सर्वरोग में कहा, लेकिन इंपॉर्टेंट किसमें कहा, विशेषेण किसमें, तो कुकुणक में। ये इंपॉर्टेंट है। हरेत रुधिरम आशु विनिर्लिखित, ये रक्त मोक्षण का भी जो चिकित्सा है ना, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में लेना है। तो क्रम कहा, सर्वप्रथम धात्री को वमन देने के लिए कहा, युक्ति पूर्वक दोषपाचन। उसके पश्चात क्या कहा, वमन विरेचन के पश्चात दोनों इसमें से स्तनन में से क्षीर को निकाल देना है। उसके बाद पथ्य भोजन, स्वच्छ वस्त्र का परिधान। और सप्तपर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, का स्वरस किसके लिए आया है, वमन विरेचन के लिए प्रयुक्त करने के लिए, कौन से व्याधि में, तो कुकुणक में आया है। किसमें आया है, कुकुणक में आया है। अभी देखो क्रम देखो, रक्त मोक्षण करने के लिए कहा, उसके पश्चात आपको क्या कहा है, अष्टोतन और परिषेक करने के लिए। वर्तमान स्थान में आपको क्या करना है, शेफालिका पत्र से लेखन करने के लिए कहा। बदर का यूज किस कौन से व्याधि में किया है, तो बेसिकली कुकुणक में किया है। अभी वमन, क्षीराद बालक में कैसे कहा है वमन देने के लिए, तो स्तन्यपान के पश्चात मधु, सैंधव और अपमार्ग बीज, इनका। अभी पहले ना आप यहाँ से देखो, शुरुआत करो कभी भी देखते टाइम, तो ये याद रखने में इजी हो जाएगा। पहले अन्नाद बालक है, अन्नाद बालक में मदन फल है, तो हमें पता है, हम भी अन्नाद लोग ही होते हैं ना, तो बलों में तो उसमें मदन फल कहा है। क्षीरन्नाद, इसमें क्या है, वचा और क्षीर, ये हम प्रयुक्त करते हैं, वो आपको इजी है, पता है, तो क्षीरन्नाद। अभी इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको याद क्षीराद बालक में रखना है, तो उसमें मधु है, सैंधव है, सिर्फ अपामार्ग को याद रखना। तो बाकी ये दो तो आप लिख पाओगे इजीली, इसमें इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। याद क्या करना है, अपामार्ग याद रखना है। तो वमन ये चीज एक बताई है, ये कर्म एक बताया है, रक्त मोक्षण बताया है। लेखन, शेफालिका पत्र से लेखन नेत्र वर्तम स्थान पे, ये कौन से व्याधि में बताया है, तो कुकुणक में बताया है। और कुकुणक में आपको गुटिकांजन अंजनवर्ती बताया है। ये जो हम हमेशा एक एक्स्ट्रा पॉइंट करते हैं, कोकिलिका और लोहितिका गुटिका, इसका वर्णन नेत्र रोग में आया है, तो वो बेसिकली कुकुणक में आया है। घृत एक भाग, मधु दो भाग लेके नेत्र पे क्या करना है, लेप करना है। और ये आप बस रीड कर लो एक बार, कि मुस्ता हरिद्रा, दारू हरिद्रा, पिप्पलीन का स्तनों पर लेप करना है, सरशक और घृत का धूम देना है। ये बस रीड कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। अभी जो है ना, तो आज के लेक्चर में हमने दो व्याधि देखे, वो दोनों भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दोनों में भी करने लायक पॉइंट्स बहुत थे। क्या क्या था, पहला जो हमने देखा वो क्षीरालस था।
क्षीरालसक में हमें क्या क्या याद रखना था, वाग्भट ने बताया है। त्रिदोष की वजह से दुष्ट स्तन्य, जो त्रिदोष हेतु की वजह से दुष्ट हुआ। यहाँ पे शक्रुत और मूत्र दोनों के बारे में वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दुर्गंधि आम और जलोपमम, ये अच्छे से याद रखना है। कौन सा नाभि रोग होता है, तो विजृंभिका, ये क्वेश्चन है। अंग भंग विक्षेप, क्वेश्चन है। कौन किसका पाक होता है, घ्राण अक्षी मुक, और घ्राण कर्ण अक्षी का मर्दन, ये किसका है, तो ये कुकुणक का है। व्याधि कैसा है, तो दारुण करके इसके लिए कहा है। ठीक है। उसके बाद धात्री और बाल दोनों में वमन करने के लिए कहा है। और उसके पश्चात आपको संसर्जन क्रम, और माद्री यानी क्या है, अतिविषा, पाठा तिक्ता, इनका आपको यूज करना है। पाठा शुंठी गुडुचि, ये स्तन्य शोधन के लिए। कुकुणक को सबने स्तन्य दोष दुष्टजन्य कहा है। दंत उत्पत्ति निमित्त जो किसने कहा है, वाग्भट ने। वाग्भट का सबका दोष संगठन त्रिदोष प्लस रक्त है। काश्यप ने श्लेष्म लोहित संभव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज आपको, दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में लेने हैं। उसके बाद इसमें वमन भी है, रक्त मोक्षण भी कहा है। क्षण के तौर पे देखो तो भुक्तवा भुक्तवा, ये सारी चीजें अगर यानी सोना दिवास्वाप करते हो तो होता है। क्षीरादर क्षीरन्ना दंतोद्भेद काल में। अभी लक्षण में आ जाओ। कर्ण अक्षी मर्दन इंपॉर्टेंट, कर्ण नासा अक्षी मर्दन इंपॉर्टेंट। वीक्षण अक्षमहा यानी देखने में असमर्थ होना, वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य प्रभा न सहते, स्रवती प्रबद्धम या अभीक्ष्ण अस्त्रम स्रवते, मीनिंग सेम है। दोनों आंख में से पानी आना। न चक्षीवती दुर्मना, छींक का न आना। मर्दन करना, ये पॉइंट्स हमने देखे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कुकुणक के लिए आपको ध्यान में रखने हैं। नेत्र के वर्तम का व्याधि है, इसे नहीं भूलना है। वमन सर्वरोगेषु विशेषेण डैश, कौन है, कुकुणक। हरते क्या है, तो रुधिरम, हरेत रुधिरम, विनिर्लिखित, शेफालिका पत्र से प्रतिसारण बोला है। धात्री का वमन आदि सब करके ये करना है। ये डिटेल में आपको सप्तला सिद्धम से ये सब आपको इधर देखने के लिए मिल गया। वमन विरेचन सप्तपर्णी के स्वरस से देने के लिए कहा है। कोलाबदर का यूज, रक्त मोक्षण किससे, लेखन, तो शेफालिका पत्र से। क्षीरन्नाद में वचाचूर्ण क्षीर, अन्नाद में मदन फल, याद है। इधर बस एडिशन मधु सैंधव प्लस कौन है, तो अपामार्ग बीज। कोकिलिका और कोकिला और लोहितिका गुटिका, ये हमें पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था। और मधु एक भाग घृत और दो भाग मधु लेके नेत्र पे लेप करने के लिए कहा है। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ वाला जो व्याधि आपको दिख रहा है वो है अहिपूतन। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग संहिता के रेफरेंसेस दिए हैं कि सुश्रुत में, निदान स्थान में, अष्टांग हृदय में, आपको उत्तर तंत्र में मिलता है। अष्टांग हृदय में बेसिकली उत्तर तंत्र का जो सेकंड अध्याय है ना, उसमें बालकों की जो भी व्याधि है वो आए हैं। इसीलिए बालामय प्रतिषेध नामक जो अध्याय है उसमें ही आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। अभी अहिपुत्र जो है ना, उसके उसमें आपको एक चीज यहाँ पे जो भी दिख रही है तो वो उसके पर्याय है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पर्याय भी जो दिए हैं तो वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। क्या दिया है, तो पृष्ठारु, गुदकुट्ट, अनामक, मातृका दोष। मातृका दोष ये एक इम्पोर्टेंट पर्याय है। ये आपको दिखता है। इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसकी कंपैरिजन जो मॉडर्न में की जाती है ना, वो नैपकिन रैश से की जाती है। नैपकिन रैश, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले के पेपर्स में। तो अहिपूतन को किससे कंपेयर करते हैं, तो अहिपूतन को नैपकिन रैश, इससे कंपेयर किया जाता है क्या, तो किया जाता है। ठीक है, इसके पर्याय में आप क्या याद रखोगे, मातृका दोष, अनामक, ये जो चीजें है ना, ये आप इसमें याद रखो। ओके, अभी आगे जाएंगे। हेतु क्या दिए हैं, तो हेतु में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि दुष्ट स्तन्यपान, ये आपको एक हेतु दिया है। ठीक है। उसके बाद मल उपलेप, अति स्वेद शक्रुत मूत्र प्रवृत्ति, पश्चात बालक का गुद भाग जो है वो स्वच्छ ना करना। वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो दोष है, कफ और रक्त।
कफरक्त आपने कहाँ और देखा था? कुकुणक में। किसने बोला था? काश्यप ने। और अदरवाइज क्या था? त्रिदोष प्लस रक्त। ठीक है, तो ये आपको एक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो मिलता है वो है कंडूयनात् ततः क्षिप्रम स्फोटः स्रावः च जायते। क्षिप क्षिप्र क्या दिखते हैं? स्फोट, स्राव और एकीभूतम व्रणैः घोरम। तो ना ये इसको जितना स्टार कर सकते हो कर लो। ये बहुत बार एमसीक्यू आके गया है। कैसे आके गया है तो वो मैं आपको बोलती हूँ। उन्होंने ऐसा दिया है एकीभूतम व्रणैः घोरम, ये किसके लिए आया है? तो ये अहिपूतना के लिए आया है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये अहिपूतन के लिए आया है, ये आपको अच्छे से क्या करना है? ध्यान में रखना है। अष्टांग हृदय ने क्या कहा है? ताम्रो व्रणो अंतः कंडुमान जायते भूयुः भूहु भूयुः उपद्रवः, भूयुः उपद्रवः। ठीक है, तर व्रण कैसा रहता है? ताम्र कंडुमान। ठीक है, ये इसके बारे में उन्होंने बताया। और पर्याय है, काय है? पृष्ठारु, उदकुट्ट और अनामिक, अनामिक और मातृका। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखो। तो अगर इसमें आपको बेसिक बेसिक में अगर पूछोगे तो आपको इसके पर्याय, उसके बाद दुष्ट स्तन्यपान मल उपलेप अतिस्वेद शक्रुन्मूत्र, इसकी वजह से और ये ना होना। उसके बाद क्या बोला है? कफरक्त, क्षिप्रस्फोट, एकीभूतम रणैः घोरम और ताम्रव्रणो अंतः, ये याद रखना है। अभी चिकित्सा, यहाँ पे आपको धात्री का स्तन्य शोधन करने के लिए का निर्देश है। क्या कहा है? तो धात्री का स्तन्य शोधन ये करने के लिए उन्होंने आपको कहा है। नेक्स्ट क्या है? त्रिफला और रसांजन सिद्ध घृत का आपको पान करना है। त्रिफला और रसांजन, इनका जो सिद्ध घृत है ना, उसका पान धात्री को करने के लिए कहा है। और बालक को स्तनपान के साथ क्या देना है? तो रसांजना। तो रसांजना आपको कौन से व्याधि में दिख रहा है? तो अहिपूतना नामक जो व्याधि है ना, उसमें आपको रसांजन दिख रहा है। अहिपूतना नामक जो व्याधि है उसमें आपको रसांजन दिख रहा है। त्रिफला और रसांजन का सिद्ध घृत धात्री को देना है और स्तन्य शोधन करने का निर्देश है। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अहिपूतन में पित्तज व्रण संबंध समान चिकित्सा करने के लिए कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगे भी कि अहिपूतन में किस समान चिकित्सा करने के लिए कहा है। तो अहिपूतन में उन्होंने आपको पित्तज व्रण के समान चिकित्सा करने का निर्देश किया है। ठीक है, उसके बाद ये रीड कर लेना, त्रिफला बदर खदीरक वात से प्रक्षालन करने के लिए कहा है। फिर उन्होंने आपको काशीस, गोरोचन, तुत्थ, मनशील, हरताल, इसमें याद ये रखना है कि बहुत सारे अलग द्रव्य यानी प्लांट बेस्ड नहीं जो द्रव्य है इनका यूज यहाँ पे किया है। ठीक है, वो अलग पॉइंट है। लालिम और कंडू अगर अधिक हो तो रक्त मोक्षण का निर्देश आया है। उसके पश्चात उन्होंने आपको क्या कहा है कि त्रिपटोल पत्र त्रिफला रसांजन, इनका सिद्ध घृत, उससे क्या होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि कृच्छ्रसाध्य अहिपूतन, ये रोग कृच्छ्रसाध्य भी ठीक हो जाता है। और त्रिफला बदर कोल, ये जो रिपीटेड हमने पॉइंट्स वाग्भट के देखे वही हमें सुश्रुत में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आया तो पित्तज व्रण समान चिकित्सा, रसांजन का यूज हुआ है, स्तन्य शोधन करने के लिए कहा है और त्रिफला रसांजन सिद्ध घृत धात्री को देने के लिए कहा है। दोष कफ रक्त है, एकीभूतम व्रणैः घोरम कहा है आपको, अनामक और मातृका और पृष्ठारु गुदकुट्ट ये इसके पर्याय है। कंपैरिजन नैपकिन रैश से किया जाता है। इन इतनी बेसिक चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 70% पॉइंट्स है, बाकी आपको रीड करना है क्या? तो रीड करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर बाकी के कुछ क्वेश्चंस आए तो एटलीस्ट आप मार्क कर पाओगे। नेक्स्ट क्या दिया है? गुदपाक, ये भाव प्रकाश वैशज्य रत्नावली और रस रत्न समुच्चय में देखने के लिए मिलता है। बालस्य गुदपाकाख्यो व्याधि पित्ते न जायते, यहाँ पे लॉजिक से ही है, पित्त है, पाक है, पित्त की वजह से होता है। तो उसमें कुछ बहुत इलॉजिकल ऐसा कोई नहीं है। उसके बाद पित्तघ्न चिकित्सा करने के लिए कहा है और उसमें विशेष रसांजन का प्रयोग
पान और लेपार्थ कहा था। तो रसांजन का हमने अहिपूतन में देखा था और गुदपाक में भी इसके बारे में आया है। और क्या कहा है, रसांजना जीरक चूर्ण, इसको जाति पत्र में मर्दन कर उसका जो स्वरस है उसको अजादुग्ध में मिलाकर बालक को पान करने के लिए कहा है। तो अजादुग्ध का प्रयोग कौन से व्याधि में आया है ये पूछा जाता है। अजादुग्ध का प्रयोग कौन से व्याधि में आया है ये पूछा जाता है। तो वो है गुदपाक, किसके साथ, तो रसांजन और जीरक चूर्ण, इनके योग जो बनता है जाति पत्र में मर्दन करने पर उस पे आया है। लेकिन कौन से व्याधि में, तो गुदपाक में। ठीक है, रसांजन का विशेष प्रयोग किस में आया है, गुदपाक में। उसके बाद पित्तघ्न क्रिया करने के लिए कहा है, और क्योंकि व्याधि प्रायः पित्त की वजह से होता है। अभी जो हमारा नेक्स्ट है पश्चात रुझ। जैसे मैंने बोला था आपको कि जब आपको एक ग्रंथ दिखता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अन्य लोगों ने उसके बारे में नहीं बताया। तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या ग्रंथकारों के नाम से, तो पूछते हैं। तो ये भी पूछा गया है कि भैषज रत्नावली में पश्चात रुझ नामक, तो पश्चात रुझ ये व्याधि किस संहिता की या किस ग्रंथ की विशेषता है, तो ये भैषज रत्नावली ने बताया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी दोष क्या है, तो पित्त ही बताया। अब तक हमने तीन व्याधि किए। पहला हमने अहिपूतन देखा जिसमें कफ रक्त था, फिर हमने गुदापाक देखा जिसमें पित्त था, अब हम पश्चात रुज देख रहे हैं जिसमें भी पित्त है। ठीक है, ओके। क्या कहा है हेतु में, दुष्ट अन्नादि का सेवन करने पर स्तन्य दूषित होता है, और बालक जब उसको पान करता है तो वो पित्त प्रकोपित होकर किधर रोग की उत्पत्ति होती है, तो गुदा भाग में होती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पश्चात रुज ये कौन से अवयव का व्याधि बालक में बताया है, तो ये गुदा स्थान पर व्यक्त होता है। तो आपको इसका रेफरेंस क्या क्या पता होना चाहिए, भैषज रत्नावली नंबर 1, दोष कौन सा है, पित्त नंबर 2, नंबर 3 कि ये गुदा भाग में होने वाला व्याधि है, और स्तन्य दोष की वजह से होने वाला व्याधि, ये ध्यान रखना है। अभी हम उसका सूत्र पढ़ेंगे। तदा संजायते तत्र जलौक उदर सन्निभाः व्रणाः सदा हो व्यक्त उष्मा तदास्य ज्वरः परः। अभी ना इम्पोर्टेंट जो चीज यहाँ पे है वो है जलव का उदर सन्निभ। सन्निभ यानी क्या, उसकी तरह। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो। यानी गुदा भाग में शोथ या जो उत्पन्न होता है उसका आकार कैसा रहता है, तो वो जलौका के उदर के समान का आकार का होता है। समझे, यानी शोथ निर्माण होता है, शोथ युक्त व्रण किधर निर्माण होता है, गुद भाग पे, और उसका आकार कैसा होता है, जलौका के उदर के समान, जलौक उदर सन्निभ। ठीक है, और मल प्रवृत्ति सर्वांग दाह रहता है, हरित पीत मल प्रवृत्ति, ये सारी चीजें। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये परम दारुण कहा है, अत्यंत क्रूर साध्य। इसे क्या कहा है, परम दारुण, ऐसा इसका वर्णन आया है। इसे कैसे कहा है उन्होंने, तो इस व्याधि को उन्होंने परम दारुण ऐसा करके उन्होंने इसका वर्णन किया है। ठीक है, अभी इसके आप चिकित्सा देखो, चंदन, सारीवा, शंख पुष्पी, मधु, इनका लेहनार्थ और तथा गुद भाग में व्रण लेपन, सारीवा दोनों कृष्ण और श्वेत। तो ये द्रव्य पित्त शामक है, तो समझ में आएगा ना कि पित्त रक्त का प्रसादन करने वाले, पित्त रक्त का शमन करने वाले ऐसे द्रव्यों का प्रयोग आया है। तो पश्चात रुजा आया, तो ग्रंथकार अभी आप मेरे साथ याद रखो, याद करो ग्रंथकार कौन है, भैषज रत्नावली है। ठीक है, व्याधि कौन से स्थान पर व्यक्त होता है, गुद। हेतु किसकी वजह से, तो दुष्ट स्तन्य दोष जन्य व्याधि है। ओके, दोष कौन सा है इसमें, पित्त है। वेरी गुड। ठीक है, याद करते चलो, हाँ, क्योंकि फिर यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा ये पोर्शन। उसके बाद शोथ जो होता है गुद भाग पे, उसका आकार कैसा बोला है, जलौकोदर सन्निभ। ठीक है, और चिकित्सा तो ठीक है, वो आप पहचान पाओगे। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट है पारिगर्भिक। पारिगर्भिक नामक व्याधि अष्टांग संग्रह का है, और भाव प्रकाश ने बोला है। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका हेतु है, जितना स्टार मार्क कर सको उतना करो। वापस बोल रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार मार्क कर सको उतना कर लो। हेतु अलग है,
स्तन्यपान की वजह से ही है, लेकिन किसका स्तन्यपान नाम में ही है, पारिगर्भिक, यानी गर्भिणी माता का जब स्तन्य का पान किया जाता है, बालक जब करता है, तो उसको पारिगर्भिका नामक व्याधि जो है वो उत्पन्न होता है। समझे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बालक यदि गर्भिणी माता का स्तनपान करे, तो स्तनपान करने वाले बालक तथा गर्भाशय में जो गर्भ है, दोनों को ये व्याधि उत्पन्न होता है। एक को नहीं होता है, दोनों को ये व्याधि उत्पन्न होता है। इसको स्टार करो। लक्षण क्या है इसमें? अग्निसाद, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। वमथु, तंद्रा, कार्श, अरुचि, भ्रम, संपूर्ण शरीर कृश हो जाता है। मात्र क्या होती है? कोष्ठ की वृद्धि दिखाई देती है। संपूर्ण शरीर कैसा हो जाता है? संपूर्ण शरीर जो है ना, वो कृश होता है। और आपको दिखता क्या है पता है क्या? बस आपको कोष्ठ में उसकी वृद्धि दिखती है, बाकी सब अगर आप देखोगे ना तो वो आपको छोटे दिखते हैं। ठीक है। ऐसे व्याधि को क्या कहा है? तो ऐसे व्याधि को पारिगर्भिक ऐसा कहा है। समझे? अभी यहाँ पे आपको एक चीज है कि ये दोनों को होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि गर्भिणी माता ये स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है कि ये एक स्तन्य का निर्माण हुआ दोष है। सेकंड कि ये गर्भिणी माता का स्तनपान करके बच्चों को होता है। बोथ आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, ऐसा करके ये क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट के लिए। दूसरा आ सकता है कि सिर्फ एक बालक को होता है, या गर्भिणी के अंदर जो गर्भाशय में जो बालक होता है उसको भी होता है। ये भी एक वो आपको पूछ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। ओके। और इसमें कोष्ठ वृद्धि ये लक्षण आपको दिखाई मतलब बालकों में दिखाई दे सकता है क्या? तो दे सकता है। हम्म। केवल कोष्ठ की वृद्धि। इसका पर्याय क्या है? तो परिभव ऐसा इसका पर्याय है। पारिगर्भिक रोग तो पूज्यते, वह्नि दीपन इसकी चिकित्सा करने के लिए कहा है। अग्नि दीपक चिकित्सा करनी है। किसमें करनी है? बालक और माता इन दोनों में आपको करनी है। पिप्पली, पिप्पली मूल, कुटकी, क्षारद्वय आदि का कल्क, दधि, सौवीरक, सूरामंड इनके साथ मिलाकर आपको देना है। ठीक है। और घृत पाक करके, यह घृत बालक को सेवनार्थ आपको देने के लिए कहा है। मैं अभी इम्पोर्ट कमिंग अगेन टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की याद क्या रखना है, नाम में ही है। तो गर्भिणी माता का स्तन्यपान, जो स्तन्य होता है उसका पान जब बालक करता है, तो बालक और गर्भाशय में जो बालक बढ़ रहा है, दोनों में ये निर्माण होता है, ये व्याधि। इसमें अग्निसाद ये लक्षण होता है। और इसका पर्याय परिभव है। इसमें कोष्ठ वृद्धि और कार्श दिखाई देता है। और इसकी प्रधान चिकित्सा क्या है? तो वन्नी दीपन इसकी प्रधान चिकित्सा है। ओके। अभी जो नेक्स्ट व्याधि हमें दिख रहा है वो है कुरंड। इसका अगेन क्वेश्चन रेफरेंस ग्रंथ यानी कौन से ग्रंथ में कुरंड नामक व्याधि का वर्णन आया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से व्याधि में आया है। तो ये आपको कौन से संहिता में आया है, तो या कौन से आचार्य ने बताया है। तो आपको याद रखना है कि योग रत्नाकर में इसका आया है। अगेन इसके लिए भी क्या कहा है? तो पित्त प्रकोप। ठीक है। अभी यहाँ पे वापस स्थान याद रखो। एक अथवा दोनों वृषणों पर शोथ जब दिखाई देता है, यानी इस व्याधि की व्यक्ति किस पे होती है? तो वृषण नामक अवयव पे होती है। जैसा अहिपूतन था, नाम से पता नहीं चल रहा है ना, तो अहिपूतन था वो किसमें था? आपने क्या देखा था? तो नैपकिन रैश यानी गुदा भाग में होने वाला हमने देखा था। पश्चात रुज ये किधर होने वाला था? गुदा पे होने वाला था। वैसे ही कुरंड आया, आप अगर साइड में थोड़ा सा टेबल करके लिख लो अवयव, तो वो किसमें होता है? वृषण। और अगर कोई अच्छा एग्जामिनर हुआ, तो वो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि कौन से अवयव में और किस टाइप का होता है, मैच द कॉलम करो। ऐसा क्वेश्चन भी इस पे अच्छे से आ सकता है कि कुरंड व्याधि
ठीक है, उसमें क्या है आपको, तो दोनों एक या दोनों वृषण ये ऑप्शन में हो सकता है। उसके बाद सेकेंड आपको पश्चात रुज जलव को उदर गुद भाग में, उसके बाद अहिपूतन गुद भाग में होने वाला व्याधि कुकुणक किधर होता है, तो नेत्र अनेत्र वर्तम। अलग अलग ऐसे जो चीजें है ना, इस पे भी मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या, तो आ सकते हैं। तो ये फास्ट में अगर आपको करना है तो ये याद रखो, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इसके नाम से कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। लक्षण है ज्वर है, दाह है, राग है और स्पर्श असहत्व कहा है। ठीक है, अभी उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, यह पित्त दोषेण पुरंड रोगो भवति शिशोः दक्षिण मुष्क भागे तस्य ऊर्ध्व भागम श्रवणस्य विद्येत वामस्य वाम प्रभवे अपरस्य। अभी यहाँ पे ये चिकित्सा के लिए ये सूत्र आया है, ये क्या है वो मैं अच्छे से आपको बताती हूँ, पेशेंस रखो। ठीक है, अभी ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बालकों में कुरंडा व्याधि में दक्षिण वृषण में शोथ होने पर आपको क्या करना है वो उन्होंने दिया है यहाँ पे। अगर दक्षिण वृष में शोथ है तो आपको दक्षिण कर्ण का वेध करने के लिए कहा है। अगर वाम वृषण में शोथ है तो आपको वाम कर्ण में सिरावेद करने के लिए कहा है। लेकिन जब बाहु के लिए वो पॉइंट आता है तो आपको व्यत्यास फॉलो करना है। यानी दक्षिण वृषण अगर शोथ है तो आपको वाम बाहु में सिरावेद करना है। अगर वाम वृषण में शोथ है तो आपको दक्षिण बाहु में सिरावेद करना है। व्यत्यास बाहु सिरावेदश, यानी व्यत्यास में आपको किधर करना है, तो बाहु में आपको व्यत्यास में करना है। और कर्ण में आपको सेम सेम करना है। कर्ण में आपको क्या करना है, तो कर्ण में आपको सेम जगह पर करने के लिए कहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बाहु आपको अलग अलग जगह पे करने के लिए कहा है। व्याधि एक या दो वृषण दोनों में से किस पर भी हो सकता है, समझे। तो ये चीज जो है ना, ये डिफरेंस है और ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये डिफरेंस है और ये आपको क्या करना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो पित्त प्रकोप की वजह से होता है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कौन से ग्रंथकार ने बताया हुआ है। तो आप अच्छे से याद रखोगे कि ये आपको कौन से ग्रंथकार ने बताया है, योग रत्नाकर। दोष कौन सा है, तो दोष आप लिखोगे पित्त दोष है। उसके बाद अगर कर्ण का वेधन करना है तो दक्षिण के लिए दक्षिण, वाम के लिए वाम। लेकिन अगर आप बाहु में कर रहे हो सिरावेद तो आपको क्या याद रखना है, तो बाहु के लिए आपको ये चीज ध्यान में लेनी है कि व्यत्यास से आपको करने के लिए कहा है। ओके, अभी ना ये जो बाहु का एक पॉइंट याद आया इसीलिए कि सिरावेद प्लीहोदर में भी आया है। वो सेम बाहु के लिए सेम आया है, वो व्यत्यास नहीं आया है। यानी प्लीहा लेफ्ट साइड में रहती है, इसीलिए वाम बाहु विमोक्षयेत ये आपको कहा है उसमें, समझे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए, इसीलिए ये कहा मैंने। ठीक है, सेम टाइप का था इसीलिए थोड़ा सा। तो कुरंड व्याधि के लिए क्या है, दोष पित्त है, वर्णन योग रत्नाकार योग रत्नाकार ने कुरंड का वर्णन किया है। ये वर्धम व्याधि के अंतर्गत किया है, इसको ही एक पर्याय वृद्धि करके भी आता है। वर्धम ये चरक ने कहा हुआ है, वृद्धि के को ही योग रत्नाकार वर्धम कहते हैं। चरक ने वृद्धि के लिए हाँ सॉरी, माय मिस्टेक, चरक ने वृद्धि के लिए भ्रद्न कहा है। वर्धम जो है वो योग रत्नाकर का शब्द है। कुरंड व्याधि का वर्णन वर्धम के अंदर किया गया है। ठीक है, और चरक ने उसको क्या कहा है, तो चरक ने उसको भ्रद्न कहा है। इसमें प्रयुक्त कल्प कौन कौन से है वो हम एक बार देख लेंगे। एरंडा तैल का प्रयोग कासीस और सैंधव के साथ किया है। ये एरंडा तेल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप गुल्म में देखते हो। उसके बाद इसका वर्णन आपको बृहत्रयी में, अगर चरक में त्रिवृत सॉरी त्रिमर्मिया देखोगे अध्याय चिकित्सा का जो बताया है चिकित्सा स्थान में,
उसमें उदावर्त के अंडर एरंड तैल का बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सुश्रुत में भी उदर वे अलग अलग अनुपान के साथ, इसीलिए ये याद रखो कि काशिश और सैंधव के साथ कुरंड व्याधि में। फिर है ये, बस बाकी का एक बार रीड कर लो। क्या है, इंद्र वारुण्यादि योग का प्रयोग किया है, सैंधवादि लेप है, ईश्वर मूलादि लेप कहा है, ईश्वरी मूलादि, ब्राह्मण यष्टि मूल का प्रलेप है, सिद्ध हरित की, ये क्या है ये एक बार देख लो कि हरित की गोमूत्र में भिगोकर एरंड तैल में भर्जित करनी है और उसका प्रयोग कहा है। इसको स्टार मार्क कर लो। किसमें कहा है? कुरंड। कुरंड का वर्णन किसके कौन से अधिकरण के अंदर किया है? तो वर्धम के लिए। और वर्म किसके लिए है? वृद्धि का बेसिकली पर्याय है वो वर्धम है। चरक ने वृद्धि को वृद्धन करके कहा है। शंभू का योग ये किस में आया है? तो ये कुरंड में आया है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्धेन्दु शलाका से वंशण में दहन करना, अर्ध चंद्राकार लोह तप्त करके वंशण में दहन करना। तो ये कौन सा ये यूज होता है? तो ये बेसिकली अर्धेन्दु शलाका, ये आपको ध्यान में रखना है। अर्धधार जैसे नाभिनाल कर्तन में यूज होता है। अर्धेन्दु शलाका आया तो किससे और कौन से स्थान पे करने के लिए कहा है? तो वंशण पे करने के लिए कहा है। ठीक है। तो कुरंड व्याधि के बारे में जो बेसिक पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि ये व्याधि किधर कौन किसने वर्णन किया है? योग रत्नाकर। कौन से अधिकरण के अंदर? याद करो, अभी वर्धम के अंदर किया है। दोष कौन सा है? पित्त है। उसके बाद इसका स्थान कौन सा है? तो वृषण में होने वाला, एक या दो। अगर आप कर्ण का वेदन कर रहे हो तो सिमिलर बोला है, सेम टू सेम, जिस साइड का है उस साइड का। लेकिन अगर बाहु में सिरावेद करना है तो वो ऑपोजिट करना है। और प्लीहा वगैरह में सेम, जहां पे है वहीं पे। ये हमने देखा। चरक ने वर्धम को क्या कहा है? तो वृद्धन, वृद्धि को वृद्धन कहा है। और वर्धम किसने कहा है? तो योग रत्नाकार ने कहा है। एरंड तैल आपको काशीस और सैंधव के साथ, इंद्र वारुण्यादि योग का, ईश्वर मूलादि था, सिद्ध हरित की यानी गोमूत्र में भिगोकर वो है, और अर्धेन्दु शलाका, इसका आपको एक ध्यान में रखना है। ये हमने कुरंड का देखा। फिर हमने पारिगर्भिक देखा था, नाम से ही पता चल रहा है। तो गर्भिणी माता का दूध जब स्तन्य जब बालक सेवन करता है तो वो जन्मा हुआ बालक और अजन्म बालक दोनों में ये निर्माण होता है। इसमें कोष्ठ की वृद्धि होती है। इसकी प्रधान चिकित्सा अग्नि वृद्धि है, यानी वन्नी दीपन है। दोनों को देनी है। और बाकी आप ये सब देख लिया था। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम फिलहाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चात रुजक गुदा भाग में होने वाला, भैषज रत्नावली ने बताया है। पित्त उसका दोष है, जलौका के उदर के समान है और परम दारुण ऐसा ये व्याधि है। और गुद पाक, पित्त की वजह से पित्त की चिकित्सा करनी है। रसांजन और वेरी इंपॉर्टेंट अजा दुग्ध के साथ किसका है? गुद पाक में आया है। और अहिपूतन नैपकिन रैश, कफ रक्त याद रखना है। अनामक मातृका पृष्ठारु गुदकुट्ट, एकीभूतम व्रण ही घोरम आया, ये लक्षण किसमें दिखता है? तो इसमें देखने के लिए मिलता है। ये पूछते हैं। क्षिप्र स्फोटम, सन्य शोधन करना है, रसांजन देना है। और पित्तज व्रण के समान चिकित्सा कौन से व्याधि में आती है? नंबर 1 ऑप्शन में गुदपाक भी आ सकता है और ये भी दे सकते हैं। तो आपको याद में रखना है कि ये चिकित्सा अहिपूतन के लिए आई है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो काश्यप का सीरीज 3 था वो खत्म होता है। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर इन टुडेज लेक्चर।